Now we will look for the first step of aerobic respiration, that is glycolysis. हमने देखा कि respiration जो होता है वो 3 steps में होता है. First is glycolysis which occurs in cytoplasm, second is Krebs cycle and the third one is ETC, electron transport chain. सबसे पहला step जो होता है that is glycolysis. वर्ड ग्लाइकोलाइसिस 2 वर्ड से मिलकर बनता है हमारे पास, ग्लाइको एंड लाइसिस. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. यानी इस प्रोसेस में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6. ये ब्रेक डाउन होकर 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल हमको देता है एंड दैट कंपाउंड इज पायरुविक एसिड. पूरी ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट हमें आएगा 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन कंपाउंड जब ब्रेक डाउन होता है तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, दैट इज पायरुविक एसिड. यहाँ से यहाँ तक के बीच में 10 स्टेप्स होते हैं जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल को बनाते हैं. इसे हम EMP पाथवे भी बोल सकते हैं. EMP इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिस्ट, दैट इज एम्डेन, मेयरहॉफ पाथवे. ये जो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में ही होता है. तो लेट्स बिगिन द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इट इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज. हमें पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होगी. 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये ब्रेक डाउन होकर 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स हमें देगा पायरुविक एसिड के. तो ग्लूकोज के साथ हमारी पायरुविक एसिड स्टार्ट होती है, जिसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है फॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. तो ये फॉस्फेट ग्रुप ATP के द्वारा दिया जाएगा, ग्लूकोज को दिया जाएगा. इसलिए जो पहला स्टेप आएगा हमारे पास दैट इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज. इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो ATP के साथ मिलकर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, द एंजाइम विच कैटेलाइज द रिएक्शन इज हेक्सोकाइनेज. हेक्सो शुगर है इसलिए हेक्सोस, और काइनेज जो कि फॉस्फोरिलेशन को प्रोसीड करेगा. जो आयन इसमें एसेंशियल होते हैं दैट इज मैग्नीशियम आयन. जब ग्लूकोज ATP के साथ हेक्सोकाइनेज एंजाइम से रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 6th नंबर के कार्बन पर आकर अटैच हो जाता है. यहाँ केवल ग्लूकोज था. जब फॉस्फोरिलेशन हुआ तो ATP ने एक फॉस्फेट ग्रुप इस ग्लूकोज को दिया और ATP इटसेल्फ चेंज टू ADP. और यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया. So in the first step of glycolysis, one molecule of glucose in the presence of hexokinase uses one molecule of ATP and form glucose 6-phosphate. This glucose 6-phosphate converts to fructose 6-phosphate. अब ये जो glucose 6-phosphate हमारे पास आया था, this is the first reaction. Then this glucose 6-phosphate अपने आइसोमर के अंदर चेंज होता है. इसलिए जो एंजाइम यहाँ पर यूज आएगा दैट इज आइसोमरेज. तो ये अपने आइसोमेरिक फॉर्म फ्रक्टोज 6-phosphate में चेंज हो जाता है. फ्रक्टोज 6-phosphate. फ्रक्टोज 6-phosphate जो है वो फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर होता है, तो आइसोमरेज एंजाइम हो गया. और ये जो ग्लूकोज 6-phosphate था ये अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6-phosphate में चेंज हो गया. नाउ दिस फ्रक्टोज 6-phosphate अगेन यूज 1 ATP and form fructose 1,6-diphosphate molecule in the presence of enzyme phosphofructokinase.
ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब ये एक और फॉस्फोरिलेशन करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन in the presence of ATP and enzyme phosphofructokinase. Again the ion used is magnesium ion and अब यहाँ पर ये फोस्फेट ग्रुप एक और इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और एटीपी जो था ये वापस चेंज हो जाएगा एडीपी। दिस इज द फोस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले फोस्फोरिलेशन। फोस्फोरिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फोस्फेट, किसका? ग्लूकोज का। फोस्फेट जब ऐड होगी तो कौन देगा वो फोस्फेट? इट इज एटीपी। एटीपी जब भी अपना फोस्फेट देता है तो खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही आता है कि ग्लूकोज एटीपी से फोस्फेट ग्रुप लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और यहाँ पर एटीपी एडीपी में चेंज हो गया। जो एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा दैट इज हेक्सोकाइनेज। नाउ ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास आता है ये अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक बार फिर फोस्फोरिलेशन करता है, यानी इसमें फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो उसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एटीपी अपना एक फॉस्फेट इसको दे करके और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के कारण जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, इसलिए ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाई। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप आते हैं, तो फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। नाउ proceeding to the further cycle of glycolysis, the second step comes to be splitting of phosphorylated glucose molecule into two molecules of phosphoglyceraldehyde. Second step of glycolysis is splitting of phosphorylated glucose molecule into 2 molecules of phosphoglyceraldehyde। पहला हमने देखा था फोस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब उस फोस्फोरिलेशन के कारण से हमें जो एंड प्रोडक्ट मिला था दैट वाज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, अब ये एल्डोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास 2 कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है और ये यहाँ पर 6 कार्बन थे, जो 2 नए कंपाउंड्स बनते हैं वो 3 कार्बन वाले होते हैं और यहाँ पर जो एंजाइम रिएक्शन को कैटेलाइज करता है दैट इज एल्डोलेस। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड हमारे पास आते हैं PgAl और DHAP, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, बट जो PgAl है ये और दिस इज DHAP, तो PgAl इज मोर stable, so on oxidation of DHAP it gets converted to PgAl। तो जो रिएक्शन हमारे पास आती है दैट इज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और वी कैन से 1,6 बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस get converted to 3 carbon compounds, 3-phosphoglyceraldehyde and DHAP, dihydroxy acetone phosphate and phosphoglyceraldehyde
डाइफॉस्फोग्लिसराइड। ये इन दोनों में कार्बन 3 होते हैं, इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। तो इन दिस रिएक्शन 6 carbon containing fructose 1,6-diphosphate in the presence of aldolase enzyme get converted into 3-phosphoglyceraldehyde containing 3 carbon containing molecule and dihydroxyacetone phosphate. Both these compounds are interconvertible in the presence of triose phosphate isomerase. Triose phosphate आइसोमरेज ये एंजाइम है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये अपने आइसोमरिक फॉर्म में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज कंपाउंड ओनली 3PgAl ऑक्सीडाइज, ये वाला ही ऑक्सीडाइज होता है। तो जो आगे की रिएक्शन है उसमें भी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट जो होता है वो 3PgAl में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ग्लाइकोलाइसिस का जो सेकेंड स्टेप है वो हमारे पास आता है स्प्लिटिंग ऑफ फोस्फोरिलेटेड ग्लूकोज। फोस्फोरिलेटेड ग्लूकोज का मतलब फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, ये स्प्लिट हो जाता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और ये स्प्लिट होकर के 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड हमारे पास बना देता है। और ये दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं वो ट्रायोस फोस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो जाते हैं, बट दिस इज मोर स्टेबल एंड इट गेट ऑक्सीडाइज। नाउ द नेक्स्ट जो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ two molecules of pyruvic acid। जो पायरुविक एसिड जो हमें ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट मिलेगी उसका फॉर्मेशन, इसके लिए 5 तरह की रिएक्शंस होगी हमारे पास। और उन 5 रिएक्शंस के कारण जो हमारे पास PgAl बना था उससे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो उनके लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Formation of 1,3-diphosphoglyceric acid from PgAl। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को, जिसमें जो PgAl हमें मिला था फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला जो एक कंपाउंड हमें मिला था प्रीवियस रिएक्शन में PgAl, ये एंजाइम H3PO4 के साथ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो कंपाउंड हमें देगा दैट इज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप, ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड हमें बना हमारे पास आया था, अब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस में NAD कंज्यूम, NAD जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके और NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो हमारे पास आया था 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड in the presence of dehydrogenase converts to 1,3-diphosphoglyceric acid। 1,3-diphosphoglyceric acid। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर NAD एक्सेप्ट्स द हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करता है
और NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये NADH2 कन्वर्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ATS में एंटर करके और ATP का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो स्टेप है ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक acid from this one 1,3-diphosphoglyseric acid. This reaction is catalyzed by diphosphoglycerokinase enzyme. So the reaction comes to be 1,3-diphosphoglyceric acid प्लस ADP। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो जो एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है दैट इज डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। और जो प्रोडक्ट हमारे पास में आएगा दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस ATP। ATP इसमें जनरेट होगी। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में 1,3-diphosphoglyceric acid combines with ATP in the presence of diphosphoglyceric kinase, and one molecule of phosphate group is removed to form 2 molecules। यहाँ पर इसके 2 molecules हमें मिलेंगे 3-phosphoglyceric acid, और साथ में ही we will also get 2 molecules of ATP, 2 ATP and 2 3-phosphoglyceric acid हमें मिलेगा। Now the next step is conversion of 3-phosphoglyceric acid into 2-phosphoglyceric acid। ये जो 3-phosphoglyceric था इससे हमें 2-phosphoglyceric acid मिलेगा। The next reaction is conversion of 3-phosphoglyceric acid to 2-phosphoglyceric acid. The reaction which is this reaction is catalyzed by the enzyme phosphoglyceromutase। तो जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो इस तरह से होती है 3-phosphoglyceric acid again BP के साथ in the presence of enzyme phosphoglyceromutase। Phosphoglyceromutase gets converted to 2-phosphoglyceric acid। This is the next step of glycolysis. In this 3-phosphoglyceric acid in the presence of phosphoglyceromutase converts to 2-phosphoglyceric acid, और यहाँ पर इसके भी हमें 2 molecules मिलेंगे, क्योंकि जो DHAP था वो PgAl में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो PgAl है उसके बाद के सारे रिएक्शंस में हमें 2 molecules मिलते जाएंगे। Now the next step for this is formation of phosphoenol pyruvate। Formation of phosphoenol pyruvate।
from 2-phosphoglyceric acid. From 2-phosphoglyceric acid. तो जो रिएक्शन हमारे पास आएगी it will be 2-phosphoglyceric acid in the presence of enolase enzyme gets converted to 2-phosphoenol pyruvate. 2-phosphoenol pyruvate. यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. तो 2-phosphoglyceric acid by releasing one molecule of water and in the presence of enolase enzyme get converted to 2-phosphoenol pyruvate. Now the last step for the glycolysis is formation of pyruvic acid. Formation of pyruvic acid from phosphoenol pyruvate. This is the last step, 10th step of glycolysis, in which phosphoenol pyruvic acid, ये जो हमें मिला था, phosphoenol pyruvic acid in the presence of enzyme pyruvic acid kinase, pyruvic acid kinase form pyruvic acid. यहाँ पर इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स ही हमें मिले थे. अगेन पायरुविक एसिड के भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले और ये इस तरह से यहाँ पर पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल कंप्लीट होती है. तो ओवरऑल ये 10 रिएक्शंस की साइकिल होती है जिसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होती है. जहाँ बीच में जो सेकंड स्टेप आता है स्प्लिटिंग वाला, उसके बाद से सारे प्रोडक्ट हमें 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं. अगर हम इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल को एक चार्ट के फॉर्म में, एक समरी के फॉर्म में देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज 6-phosphate, जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था फोस्फोरिलेशन. फोस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हुआ है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में. एटीपी यहाँ पर यूज़ हुई है और ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में. नाउ वापस ये जो फ्रक्टोज ग्लूकोज 6-phosphate है, ये अपने आइसोमर, ग्लूकोज का आइसोमर ही होता है फ्रक्टोज, तो ये अपने आइसोमरिक फॉर्म फ्रक्टोज 6-phosphate में चेंज हो जाती है और यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम या फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड करती है. देन फ्रक्टोज 6-phosphate में वापस फोस्फेट ग्रुप जुड़ेगा. फोस्फेट ग्रुप जुड़ेगा इसका मतलब इसके अंदर एटीपी कंज्यूम होगी. तो एटीपी की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6-phosphate चेंजेस टू फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट. यहाँ पर डाई इसलिए आया क्योंकि हमारे पास में अब 2 फोस्फेट ग्रुप ऐड हो गए हैं फर्स्ट और 6th पोजीशन पर. तो जो कंपाउंड हमारे पास बन जाता है दैट इज फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट. अभी यहाँ पर इन सब में 6 कार्बन है. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप दिस इज स्प्लिटिंग. यहाँ पर जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है वो ब्रेक हो गया. 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड हमारे पास मिल जाते हैं दैट इज फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट. और ये दोनों आइसोमेरिक फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं और यहाँ पर इसके कारण से इसके बाद वाली सारी रिएक्शन, ये कंपाउंड इसमें चेंज होने से इसके बाद की सारी रिएक्शन में हमें एक की जगह 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर इससे इस कंपाउंड से हमें ये 2 कंपाउंड मिले थे PgAl और DHAP. अब ये DHAP जो है वो PgAl में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स आगे के रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, इसलिए जितने भी कंपाउंड्स हमें मिलेंगे वो सारे ट्वाइस हो जाएंगे. तो ये जो फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड आया था जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है और फिर ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब ये ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि NAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2 में चेंज हो जाएगा.
ये जो NADH2 है, इसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो ETS साइकिल में आगे जाएंगे और ATP को बनाएंगे। एक NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2 फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर 2 NAD इज कन्वर्टिंग टू 2 NADH। सारी रिएक्शन आगे 2 हो रही है, तो 2 ही NAD 2 NADH2 में चेंज होंगे और एक NAD से हमें 3 ATP एनर्जी मिलती है। इसलिए ओवरऑल इसके अंदर NAD से जो एनर्जी आएगी दैट इज 6 ATP मॉलिक्यूल। उसके बाद में ये जो ग्लिसरिक एसिड हमारे पास में आया था, ये वापस डिहाइड्रोजनेज से 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस इसमें 2-फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। फिर इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा और ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में। इस जगह पर ATP प्रोड्यूस होती है और जब ये 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब भी ATP जनरेट होती है। तो अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें कि हमने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से क्या क्या गेन किया और क्या लॉस किया है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो गया, दैट इज पायरुविक एसिड। एक कंपाउंड से हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, हमने देखा कि हमारे पास में टोटल 4 ATP बने। एक ATP यहाँ पर और दूसरा ATP यहाँ पर। ये 2 ATP यहाँ और 2 ATP यहाँ, ओवरऑल प्लस काम में कितने आए? एक ATP यहाँ काम आया और एक ATP यहाँ काम आया। तो ओवरऑल हमारे पास में 2 ATP का बेनिफिट हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी कि इस स्टेप में NADH2 में कन्वर्ट हुआ है, तो 2 NADH2 से हमें 6 ATP यहाँ पर मिले। फिर हमने इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये भी निकाला कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं आया। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमने ये निकाला कि इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के काम में भी आते हैं। इसलिए इस साइकिल को हम ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। अब इस पायरुविक एसिड का आगे क्या फेट होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।